नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। बेमौसम बारिश और ओलों से महंगाई का अटैक होने का खतरा है। बर्बाद हो चुके किसानों की मौतों का सिलसिला तेज हो गया है और सरकारें बेखबर है। किसानों की मौत के सवाल पर सभी दलों में सन्नाटा क्यों है? आज देश के इस सबसे बड़े सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। खराब मानसून ने बर्बाद कर दिया और अब रबी की फसल पर बेमौसम बारिश और ओलों की मार पड़ गई। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान मर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से रोज किसानों की मौत की एक जैसी खबरें आ रही हैं, लेकिन यूपी के चीफ सेक्रेटरी से लेकर एमपी के एक जिला कलेक्टर तक किसान की मौत से बेखबर हैं। सिस्टम चला रहे लोगों की जुबान बेलगाम है, आंखों पर पट्टी बंदी है और कानों में मानो रुई ठूसी हुई है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर तूफान मचा देने वाले नेताओं के लिए भी किसानों की मौत कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि किसान मर रहा है, फिर भी सरकार चैन से क्यों बैठी है? किसानों के सवाल पर सभी दलों में सन्नाटा क्यों है? बेमौसम बारिश ने देश में किसानों को बर्बाद कर दिया है। फसलें तबाह हैं और अब हर सूबे, हर शहर से एक ही खबर आ रही है कि किसान मर रहे हैं। यूपी के संभल में हरिओम ने आत्मदाह कर लिया। ये मुझे सूचना मिली थी कि ये हरिओम ने आग लगा करके आत्महत्या कर लिया। 6 बीघा जमीन टमाटर बोए थे। जितना हो सकती है मदद इनको दिलाई जाएगी। कानपुर देहात के चंद्रपाल ने भी फसलों की बर्बादी देखकर मौत को गले लगा लिया। ग्रेटर नोएडा के गजराज को भी कुदरत ने बर्बाद किया तो जान देने के सिवा उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। गजराज ने गोली खाई थी। उस जो खेती देखने के बाद मैं बस सदमा हो गया इस दिल पर। फिर उसने सोचा क्या बच्चे को खिलाऊं, क्या मैं खाऊं। उसने सोचा घर आने के बाद में अपनी गोली खा ली। बुलंदशहर के श्याम सिंह की मौत सदमे से हो गई। खेत में गए थे देखने, निकाट भी गेहूं है, उसमें 2 बीघे कट चुका है। तो ये बताते हैं आके घर आके 5:30 बजे के आसपास लेटे थे। उसके बाद सो कर नहीं उठे। परिवार वालों ने जब जगाया तो ये उनकी मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि संभवतः हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन धरती पुत्रों के घरों में मातमी चीखों की आवाज शायद लखनऊ तक नहीं पहुंची। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कुदरत की मार से बर्बाद हुए 67 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। 30 किसान तो सिर्फ पिछले 4 दिनों में मरे हैं। लेकिन यूपी के चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि सब गलत बातें हैं। देखिए, सुसाइड हुआ भी है, ऐसा एस्टेब्लिश कहीं नहीं हुआ है दैट इट इज कनेक्टेड विद दिस। देखिए, सुसाइड हुआ भी है, ऐसा एस्टेब्लिश कहीं नहीं हुआ है दैट इट इज कनेक्टेड विद दिस। खराब मौसम की वजह से पूरे देश के किसान तबाह हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। लेकिन किसानों की बर्बादी की परवाह किसी को नहीं है। मध्य प्रदेश के भिंड में तो कलेक्टर साहब ने किसानों की मौत को भी मजाक बना डाला। भाई उसकी मौत हुई, हमें दुख है। इससे तो आपको अंदाजा हो जो 5 छोरे पालने में प्राण तो निकलेंगे यार। इससे बच्चे पैदा किए हैं तो सही बात है, बाहर निकलेंगे तो कष्ट तो होगा। केंद्र सरकार ने खराब मौसम से हुई तबाही का आकलन करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को यूपी के दौरे पर भेजा है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कह रहे हैं कि अभी तक किसी राज्य से किसानों की आत्महत्या की रिपोर्ट नहीं आई है। सत्ता में बैठे सरकार चला रहे लोगों के बयानों पर विपक्षी दलों के नेता हमलावर हैं। केंद्र सरकार ने अब तक कोई टीम नहीं भेजी राज्य सरकारों के, इनके मंत्री दौरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को सीधे सीधे बताना चाहिए कि मंत्रियों ने आके ये बताया है कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और वो क्या सहायता देने चाहते हैं। वो तो कुछ भी नहीं किया है, अभी तक कुछ नहीं किया है। हम लोग को चिंता है
और हम लोग दुखी भी हैं कि केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं तो केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि राजनीतिक हितों को छोड़ते हुए देश के हित में आगे बढ़े, राज्यों को मदद करें जिससे किसानों की मदद हो सके। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक बयान भर है। सच्चाई यही है कि किसान मर रहे हैं और सरकारें बेखबर हैं। सच्चाई तो ये भी है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार की नाक में दम कर देने वाली विपक्षी पार्टियों के लिए भी किसानों की आत्महत्या कोई बड़ा मामला नहीं है। अगर होता तो फिर हर साल किसानों की आत्महत्या की खबरें नहीं आती और किसानों को ये सवाल न पूछना पड़ता कि किसानों की बदहाली के लिए कुदरत जिम्मेदार है या सिस्टम। आखिर क्यों किसानों की मौत के सवाल पर सभी दल सन्नाटे की चादर ओढ़ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या मर रहे हैं किसान और सो रही है सरकार? इसी पर होगी बड़ी बहस और इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के चेहरा और नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया जी, हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीएम सिंह साहब हैं जो कि फार्मर लीडर हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सत्यपाल चौधरी साहब हैं जो कि फार्मर लीडर हैं, वो जुड़े हुए हैं। इनके सिंह साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये क्राइसिस लगभग 1.5 से पौने 2 महीने से चल रही है। सबको पता है कि किसान का बहुत नुकसान हो रहा है। मेरा सीधा और पॉइंटेड सवाल, अब तक मुआवजा बंटना क्यों नहीं शुरू हुआ है? देखिए दीपक जी, बहुत ही सेंसिटिव और संजीदा विषय है, इसलिए मैं बिल्कुल तू में नहीं जाते हुए फैक्ट्स को आपके सामने रखूंगा। देखिए 16 मार्च 2015 को एक चिट्ठी केंद्र सरकार से उन तमाम राज्यों को गई थी जो राज्य इस ओलावृष्टि और अनसीजनल रेन से हताहत हुए थे। उस चिट्ठी में 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए थे। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जो एनडीआरएफ है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम है, उसके अंतर्गत स्टेट में भी एक एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम जो है, उसके अंतर्गत कुछ धनराशि आवंटित की जाती है। उसका 75% केंद्र देता है, फंड जो है वो फंड जो है केंद्र देता है और 25% राज्य देता है। जून और दिसंबर के महीने में ये राशि आवंटित की जाती है, दिसंबर में ये राशि सभी स्टेट्स को दे दी गई है। एक रूल होता है कि डिजास्टर होने के बाद एक इंटर मिनिस्टेरियल टीम जाके पहले आकलन लेती है और उसके बाद रिपोर्ट भेजने के बाद कंपेंसेशन दिया जाता है। मगर 16 मार्च के इस चिट्ठी में यह लिखा गया कि आप इस पचड़े में मत पड़िए कि टीम आएगी, मुआवजा के लिए पहले मुआयना करेगी और उसके बाद मुआवजा दे दिया जाएगा। आप इसको दरकिनार करके हटाइए और एसडीएफ जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, उस फंड में से आप आवंटन आरंभ कर दीजिए। यह पहला विषय कहा गया। दूसरा विषय आपको बताते हुए मुझे इस बात का फक्र है कि देखिए जो हेल स्टॉर्म है, जो ओलावृष्टि है, इसे तो डिजास्टर में रखा गया है, मगर जो नेशनल डिजास्टर जो लॉ है उसमें अनसीजनल रेन को रखा नहीं गया था आज तक। पहली बार सरकार ने उसको अमेंड करते हुए कि अनसीजनल रेन को भी रखना है, यह भी उस चिट्ठी में मेंशन कर दिया गया है कि जहां भी अनसीजनल रेन हुआ है उसको भी आप 10% निधि आवंटित करिए और अगर यह निधि कम पड़ता है तो एक रिपोर्ट भेजकर आप हमसे सहायता मांगिए। अभी तक ना तो ये, और इस मैं बता दूं कि इस फिस्कल ईयर में ये रकम जो अभी स्टेट्स के पास है वो 5,270 करोड़ है। 5,270 करोड़ अभी स्टेट्स के पास है, वो आवंटित कर ले और उसके बाद अगर और आवश्यकता पड़ती है तो जरूर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे। केंद्र ने कहा है हम मदद करेंगे। गौरव, ये तो बॉल आपके कोर्ट में डाल दी गई। देखिए दीपक जी, यही सबसे दुखद है कि आज जब किसान जो है मर रहा है, जब उसको सहायता की एकदम जरूरत है, तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन जमीन पे केंद्र सरकार ने, और मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, कोई भी मदद नहीं दी है। ये 11,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो संबित जी बता रहे हैं, ये 2015-16 के लिए केंद्र सरकार ने तय किया
और ये अभी जो बजट आया है उसमें फरवरी में तय हुआ। इतनी जल्दी प्रदेश सरकारों के पास कैसे पहुंचेगा? दूसरी बात, ये एक आपदा है। आपदा जब आती है तो आप इन सब तकनीकी कारण नहीं देते, आप तुरंत मदद करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 200 करोड़ रुपए किसानों को अपने प्रदेश कोष से दिया और ये पाया कि जो नुकसान किसानों का हुआ है ये 1100 से 1200 करोड़ तक का हुआ है। तो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने तय किया और कहा है कि 500 करोड़ की राशि और किसानों को दी जाएगी। 5 लाख रुपए का जो उनको बीमा राशि मिलती थी उसको बढ़ा के 7 लाख रुपए किया गया कि उन तक तुरंत जो है ये रकम पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी और डीएम से कहा गया कि वो खुद निरीक्षण करें और बिना समय गवाए सारा का सारा रुपया वहां तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करें। अब केंद्र सरकार का आप रुख देखिए कि उनको लिखा जा रहा है कि आपदा होने के नाते तुरंत रुपया रिलीज करें, तो वो टेक्निकल बातें ये बता रहे हैं कि 11,000 करोड़ रुपए एक फिगर तय हो चुका है। अरे कितना रुपया आपने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा ये भी बताइए। और सबसे बड़ी बात है, जो पैमाना इन्होंने तय किया वो अनइरिगेटेड लैंड का 4500 रुपए सिर्फ किया और इरिगेटेड का इन्होंने 9,000 किया, जो अपने आप में इतना कम है कि अगर पूरा मुआवजा भी दे दिया जाए इस पैमाने पे तो भी किसानों का भला नहीं होगा। दीपक जी, और सबसे अहम बात यह है कि किसान सबसे ज्यादा सुसाइड जो कर रहा है वो कहां कर रहा है? महाराष्ट्र में कर रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कर रहा है रिपोर्ट के अनुसार। ये सारे भाजपा शासित राज्य हैं और सुसाइड इसलिए कर रहा है कि भूमि अधिग्रहण जो अभी आया, देखिए पूरी तरह से किसान विरोधी आया। उसके पास जमीन का सहारा है और वो जमीन भाजपा की सरकार उससे लेना चाहती है। मुआवजा आप देना नहीं चाहते, मदद उनकी आप करना नहीं चाहते, तो कहां से जो है आज भाजपा बड़ी बड़ी बातें करेगी क्या कि हमने रहे इतना हैं? रुपया दिया और WTO में ये किया। लेकिन जमीन पे और सतह पे आज भी किसान को कोई आप बीच में टोकेंगे तो उचित नहीं होगा। मैंने आपको दीपक जी, मैं जरा इनको आप भूल रहे हैं, आपने कहा मेरा एक सवाल है छोटा सा। लेकिन संबित जी मेरा एक सवाल है छोटा सा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी हो जाए। अरे गौरव जी, आपके चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि आपके राज्य में तो सुसाइड हो ही नहीं रहा है। मेरा भी यही सवाल था। आज रिपोर्ट सबमिट किया है कि जो 33 किसान मरे हैं वो एक्सीडेंटल कॉजेज से मर गए हैं, उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। और आपने अपना स्टेटमेंट ओपन किया है ये कह के कि किसान मर रहे हैं, मगर आपकी सरकार तो मान ही नहीं रही है कि किसान मर रहे हैं। बताइए कौन सा रिपोर्ट सबमिट कर दिया है आपकी सरकार ने कि किसानों ने आत्महत्या किया? आप तो जवाब दे दूं, किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपको दूसरा विषय जो आपने कहा सुनिए, दूसरा आपने कहा नॉन इरिगेटेड लैंड 4500 रुपीज प्रति हेक्टर के हिसाब से, ये तो पुराना कानून है कि नॉन इरिगेटेड 4500, इरिगेटेड 9,000 और बागवानी 12,000। ये पुराना एनडीआरएफ का पुराना कानून है। हमने अरुण जेटली जी ने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो आपकी सरकार को क्या कोई सब जो आप तो कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि हम कानून के लिए नहीं बैठे, हम हालात पर चर्चा करने के लिए बैठे। गौरव, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। गौरव, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि कोई भी मौत जो है सुसाइड की वजह से नहीं हुई है। हाँ जी, देखिए दीपक जी, क्या कहा चीफ सेक्रेटरी ने? चीफ सेक्रेटरी ने आज ये कहा कि जो मौत हुई है अभी उसके बारे में पूरी तरह से ये बात नहीं कही जा सकती है कि ये सुसाइड के केस है कि नहीं है, इस पे पूरी जानकारी आ जाए। ये बात आज मुख्य सचिव ने कही। लेकिन दीपक जी, एक चीज जो ज्यादा अहम है कि जब मौत हो गई है तो उनकी मदद कैसे हो, परिवारों की उनको राहत कैसे दी जाए, ये तो तय हो जाएगा कि वो सुसाइड है या वो कोई और वजह से हुई है। लेकिन मैं समझता हूं प्राथमिकता जो प्रदेश सरकार की है वो सबसे पहले ये है कि हम लोग उनकी मदद करें, जिसमें सफल प्रयास इस सरकार ने बिना केंद्र की सहायता के किया और 200 करोड़ रुपए की राशि बांट दी और 500 करोड़ का और प्रावधान किया। वो सबसे पहले ये है कि हम लोग उनकी मदद करें,
जिसमें सफल प्रयास इस सरकार ने बिना केंद्र की सहायता के किया और 200 करोड़ रुपए की राशि बांट दी और 500 करोड़ का और प्रावधान किया। मैं संबित जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में ये आपदा आई है तो महाराष्ट्र के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए किसानों को, उत्तर प्रदेश के लिए क्यों नहीं दिए गए? ये अगर डिजास्टर है महाराष्ट्र के लिए जहां भाजपा शासित सरकार है, तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए भी स्पेशल हेल्प नहीं होनी चाहिए थी? क्यों भेदभाव कर रहे हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में? 2000 करोड़ रुपए दिए, राजनाथ सिंह जी ने घोषणा करी वहां के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या 1 रुपया इन्होंने घोषणा करी? मैं आपको बताऊं इस विषय में उत्तर आप चाहते हैं तो। विषय से बाहर दोनों बातें कर रहे हैं आप लोग। बताइए। पहली बात तो है किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, और दूसरा विषय है कि महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है जिसने रिपोर्ट भी सबमिट किया है और महाराष्ट्र को आपने 2000 करोड़ रुपया नहीं दिया। 11 किसानों ने महाराष्ट्र को 2000 करोड़ रुपया नहीं दिया आपदा के लिए। नहीं, मगर ये बताइए आपके सरकार ने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दिया है? रिपोर्ट ही नहीं दिया है। और आप ये बताइए क्या आपका जो रिलीफ फंड है वो अभी तक समाप्त हो चुका है? आपका रिलीफ फंड जो केंद्र ने दिया है वही समाप्त नहीं हुआ है, तो आप क्या करना चाहते हैं? ये देखिए, आप पहले जो केंद्र सरकार ने 75% तो महाराष्ट्र स्टेट रिलीफ फंड के अंतर्गत दिया है, आपने उसको एग्जॉस्ट नहीं किया है। आप उसको एग्जॉस्ट कीजिए। 2000 करोड़ रुपए आपदा के लिए उसको एग्जॉस्ट तो कीजिए, उससे क्या सफाई महोत्सव मनाएंगे? नहीं, आप बहुत गलत बात है। आप लोगों का पैसा पहुंच नहीं रहा है जहां पहुंचना चाहिए, ये मुख्य विषय है। लोगों तक पैसा पहुंच नहीं रहा है, ये लोगों की कंप्लेन है। अरे महाराष्ट्र में पहुंच रहा है, महाराष्ट्र में पूंजीपतियों के पास पहुंच गया है, बिल्डर के पास पहुंच गया है, इसलिए 2000 करोड़ आप और दे देते हैं। हम आपसे कह रहे हैं ये बड़े वाइड डेलीगेशन से हम एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं सिंह साहब को जोड़ना चाहूंगा। सिंह साहब, पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा, अभी शो जब से चालू हुआ है ये दोनों आपस में कानून समझा रहे हैं, किसको क्या। मुझे दोनों एक चीज बता दें, पहले मौतों की बात मत करो, कितना एरिया आपका खराब हुआ है, आप में कॉन्फ्लिक्ट है। केंद्र सरकार बोलती है कि उसमें करीब 26 लाख हेक्टेयर जो है आज बर्बाद हुआ है, राज्य सरकार बोलती है 5 लाख। अरे 8 गुना का कॉन्फ्लिक्ट है। पहले तो डिसाइड करोगे कि पैसा कहां से आएगा नहीं आएगा, वो बात की बात है। कितना नुकसान हुआ है, नुकसान की हमने बात नहीं करी। नुकसान कैसे देखा जाएगा? आपने कहा 50% से ऊपर जो नुकसान होगा। मैं आपसे पूछता हूं, जब आपदा आती है हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, या अगर मेडिकल इंश्योरेंस होता है हम कहते हैं पूरा का पूरा जिस्म खराब हो जाएगा, पूरी गाड़ी बैशअप होगी, तब मिलेगा क्या? जिनके 25% गया है, जिनके 40% गया है, उनको आप 49 को आप देने को तैयार नहीं हो। ये पहले मूल चीजें जो है आपको देखनी पड़ेंगी। आपको ये देखना पड़ेगा आगे के लिए किसान जो बर्बाद हो रहा है उसको कैसे रोको, जो आत्महत्या हो रही है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं आज के अलावा रोज घूम रहा हूं, मेरे सामने एक आदमी सदमे से गिर गया और एसडीएम वहां कह रहा है नहीं भाई इसको मत दिखाना, ऐसा ये काम नहीं चलना चाहिए। पर उसके अलावा आज 150 मौतें उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। हमें ये देखना है रुकेंगे कैसे। आज मौत क्यों होती है? जब किसान को आपके ऊपर विश्वास नहीं होता, ना केंद्र सरकार पे ना राज्य सरकार पे, क्योंकि तूतू मैमा के चक्कर में किसान को आज विश्वास नहीं है। उसको बैसाखी जब नहीं मिलती तब वो आत्महत्या करता है। और इसको रोकने का कारण क्या है, रोक कैसे सकते हो? जो किसान की आज लोन था, जो उसने क्रॉप लोन लिया है, उसकी तो आप बात नहीं कर रहे, उसको डेफर कैसे करना है? उसको रीशेड्यूल करिए, उसका बोझ खत्म हो, अगली बार के लिए वो अपना एक क्रॉप लोन ले पाए। चाहूंगा वीएम सिंह जी का। गौरव एक मिनट प्लीज, एक मिनट गौरव, बिकॉज मैं सुझाव आपको दे रहा हूं, उससे आपको भी, आपकी सरकार को, देश को, किसानों को फायदा होगा। आज उसके लिए हम यहां बैठे हुए हैं। आज मेन चीज ये है जब किसान क्रॉप लोन लेता है, केसीसी लेता है, किससे भी लेता है, सोसाइटियों से लेता है, अगर वो दे नहीं पाता है, आपदा में उसकी फसल खराब हो रही है, दे नहीं पा रहा है, तो अगला लोन उसको नहीं मिलेगा। और रीशेड्यूल नहीं करोगे, अगले साल के लिए पूरा छोड़ दोगे, इतना वजन उसे कंधों में होगा, फिर वो सुसाइड करेगा। 10 साल के लिए 5 साल के उसको रीशेड्यूल करो, उसका इंटरेस्ट है उसको वेव करने की बात करो, उसके बिजली के बिल वेव करने की बात करो, डेफर करो, वेव करो उनको। पर आपको वही देखना पड़ेगा कि किसान के कंधों से जो भार आ रहा है वो भार उतरे, तो भार कम होगा, आप पे विश्वास ज्यादा होगा, तो किसान बर्दाश्त करके देश की भी मदद करेगा, आपकी मदद, अपनी मदद करेगा। गौरव का जवाब ले लेते हैं। गौरव, संक्षेप में। बीएम सिंह जी,
का बहुत ही इसमें तजुर्बा रहा है और किसानों की बात वो शुरू से करते रहे हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसानों ने कर्जा लिया होता है और वो कर्जा चुकाने में दिक्कत आती है, फसल अलग उनकी जो है बर्बाद हो चुकी है। तो मैं उनको बताना चाह रहा था कि इस बारे में हमारी सरकार ने तुरंत निर्देश दिए हैं कि किसी से भी कोई भी कर्जे की वसूली ना की जाए और किसानों के हित में समाजवादी पार्टी सरकार जब से आई है बीएम सिंह जी, करीब 3000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। और आपका ये सुझाव बिल्कुल अच्छा है कि अगर उनकी फसल का नुकसान हुआ है तो हमारी प्रदेश सरकार अभी कोई कर्जा वापस नहीं लिया जाएगा, उसके साथ ये भी सुनिश्चित करेगी कि ये कर्जा माफ हो। ये बिल्कुल सही कदम होगा। मैं इस सुझाव को बिल्कुल संजीदगी से लेते हुए लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए हो रहे हमारी हैं। प्रदेश सरकार इसका ध्यान रखेगी। आपको पता है कि नहीं, आगरा और मथुरा के जो क्षेत्र है वहां पे लोन वसूली के अरे आप महाराष्ट्र की चिंता करिए। आप गौरव मैं आपको बता दूं, जाएगा मैं बताऊंगा, मगर जिस प्रकार से गन्ना खेतिहारों के साथ आपका विचार रहा है वो आप चिंता करिए। प्रदेश के लोन लेवल की बात कर रहे हैं, गन्ना खेतियों के साथ क्या किया है आपने? जब केंद्र ने 4400 करोड़ रुपए का लोन दिया और उसके बावजूद भी गन्ना किसान की बात करना चाह रहा हूं, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। अगर आप 2 मिनट देंगे एनके सिंह सर के पास लौटूंगा, सतपाल जी के पास लौटूंगा, प्रेमचंद मिश्रा जी के पास लौटूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमको थोड़ा विराम देना होगा संबित जी और गौरव को। सुन रही है सरकार, ये इस वक्त का सबसे मौजूद सवाल है और ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह के किसानों के हालात हैं उसको लेकर ना तो राज्य सेंसिटिव है, ज्यादातर राज्य, और न ही केंद्र सरकार सेंसिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम आपको दिखाते हैं क्लिपिंग मध्य प्रदेश के भिंड की, कितने इनसेंसिटिव हैं वहां के अफसर। सबसे पहले वो दिखाते हैं। भाई उसकी मौत हुई, हमें दुख है। इससे तो आपको अंदाजा जो 5 छोरे पालने में प्राण तो निकलेंगे यार, इससे बच्चे पैदा किए हैं तो सही बात है, बाहर निकले में तो कष्ट तो होगा। लेकिन जब गेहूं की फसल बढ़िया खड़ी है खेत में, सर सुसाइड नोट मिला है उसके पास से। तो उसमें ये लिख रहे हैं कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, सदमा सहन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी खेती की हालत देखकर खेत पर ही आत्महत्या कर रहे हैं। ये लिखा हुआ चलता है नोट में। तो 10 बीघा खेत है उसके पास। अच्छा अच्छा, उसके बाप के पास। जी सर। 3 भाई है। जी सर। इसकी 5 छोरियां, 1 छोरा है। सही बात है। और 10 बीघा खेत में बढ़िया गेहूं की फसल खड़ी है। अच्छा, तो ऐसा क्या करे यार। तो जनाब ये है मधुकर आग्ने, जो कि डीएम है, कलेक्टर है, मध्य प्रदेश में कलेक्टर कहा जाता है, लाट साहब है वहां के, और ये कह रहे हैं कि 5 छोरी और 1 छोरा है, लोकल लैंग्वेज में 5 डॉटर्स हैं, 1 सन है, लहला रही है फसल। ऐसे में जो है, और 3 भाई हैं उनके, और ऐसे में अगर वो इन लोगों के पॉपुलेशन के चलते इनकी जीविका नहीं सहन कर पा रहा है तो आत्महत्या करेगा ही करेगा। कितना इनसेंसिटिव है, कितना मानव के हिसाब से इनसेंसिटिव है इसमें दीपक जी। मानवीय संवेदना मुझे लगता है कि इस अफसर के पास शायद छू भी नहीं गई है। मैं पॉलिटिकल क्लास के लोग बैठे हैं, थोड़ा सा इसको गौर करें। इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आप रिस्पांस देख रहे हैं, कितना कैजुअल रिस्पांस है कि उसने पैदा क्यों किए बच्चियां, तो मरेगा ही, ये तो उसकी नियति है। शायद छू भी नहीं गई है। मैं पॉलिटिकल क्लास के लोग बैठे हैं, थोड़ा सा इसको गौर करें। इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आप रिस्पांस देख रहे हैं, कितना कैजुअल रिस्पांस है कि उसने पैदा क्यों किए बच्चियां, तो मरेगा ही, ये तो उसकी नियति है, ये कह रहे हैं। आप जब जरा इस प्रोसेस को देखिए कि कैसे ये चलता है। 9000 आपने इरिगेटेड एरिया में 4500 अनइरिगेटेड एरिया का रखा है, गोया बाकी 4500 सिर्फ पानी में लगता है। अब इसको जरा गौर कीजिए, आपका लेखपाल जाता है उसको एसेस करने, 26 डिपार्टमेंट उसके पास होते हैं, लेखपाल टेक्निकली इक्विप्ड नहीं होता एग्रीकल्चर लॉस को एसेस करने का, फॉर द सिंपल रीजन उसको मालूम भी नहीं होता कि अगर पौधे हिल गए हैं, जड़ से हिल गए हैं, तो एंड हमारा जो पॉड आएगा वो कैसा होगा, उसको टेक्निकली जानता ही नहीं। वो रेवेन्यू का आदमी होता है, जो कलेक्टर और उसका तहसीलदार कहता है वो करता है। आप रेवेन्यू से कराते हैं ये असेसमेंट। अब जरा दूसरा गौर कीजिएगा,
आपके पास 6 एजेंसीज और भी हैं, कृषि मित्र है आपके पास जो उस गांव में है, आप उससे नहीं कराते हैं, रेवेन्यू से कराते हैं। अब इसके आगे आइए, यूपी में आज सवेरे तक 136 लोगों ने आत्महत्याएं की है। कहा यह जा रहा है, कलेक्टर यह कहता है कि साहब शाम को उसके यहां दाल और चावल, मैंने हांडी में देखा था कि दाल और चावल बना था, तो लिहाजा आत्महत्या का यह इमीडिएट कारण नहीं होगा, कोई और कारण होगा, क्योंकि अगर रात को दाल चावल खाया था तो आत्महत्या कैसे करेगा? आप जरा सोचिए इसको सोचने की बात है। रेवेन्यू का जो लेखपाल होता है वो एक रिपोर्ट देता है, अगर 50% से कम है, 49 है, तो वो इसमें आंकड़े में नहीं आएगा, उसको कोई भी मदद नहीं मिलेगी। ये आपके गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 50% से अबव ही देते हैं आप। अब जब वो लेखपाल करता है तो एक रिपोर्ट भेजता है, वो रिपोर्ट जाता है तहसीलदार के पास, वहां से वो रिपोर्ट एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू के पास जाता है, एडीएम रेवेन्यू उसको रिलीफ कमिश्नर के पास भेजता है, रिलीफ कमीशन पूरे राज्य का कंपाइल करके उसे सीएस को भेजता है, चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी यहां से उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब उस रिपोर्ट आ जाती है तो एक टीम भेजती है देखने के लिए कि वो उस राज्य में जाके देखे। वो टीम सिर्फ 2 राज्यों में जिलों में जाती है और पूरा मान लेती है, फिर अपने क्वेरीज कुछ करती है, उसको इनकॉर्पोरेट करके दोबारा फिर से चीफ सेक्रेटरी ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजता है, होम मिनिस्ट्री के पास जाता है, होम मिनिस्ट्री से फाइनेंस के पास जाता है, एग्रीकल्चर के पास जाता है, एग्रीकल्चर जब उसे नोट कर देता है, ओके कर देता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास से फिर वो होम मिनिस्ट्री आता है, होम मिनिस्ट्री से चीफ सेक्रेटरी को जाता है और फिर वही नीचे का प्रोसेस चलता है, तब तक वो किसान आम के पेड़ से लटक के मर चुका होता है। अब जरा देखिए, इस पूरे 20 साल में हर 28 मिनट पर एक किसान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। हर रोज 2052 किसान खेती छोड़ देता है इसलिए कि वो लाभकारी नहीं है। 1 हेक्टेयर में गेहूं में पैदा करने में सिर्फ बेसल ट्रीटमेंट में, जिसमें कि गेहूं में आप जानते हैं कि बहुत ही मुलायम होनी चाहिए जमीन, उसकी जो जुताई करता है उसमें डीएपी डालता है जो 130 किलो पड़ती है, यूरिया 260 किलो पड़ती है, टोटल कास्ट उसका 34,400 रुपए आता है 1 हेक्टेयर में। आप उसको देते कितना है? 9,000 रुपए अगर इरिगेटेड है। जरा सोचिए आप, क्या इस पे बहस नहीं होनी चाहिए? वो किसान लटक के नहीं मरेगा तो करेगा क्या? बिल्कुल। अगर 34,000 उसकी कॉस्ट लग रही है और आपने पूरा लाव लश्कर से इतने प्रोसेस से होके जब जाएगा, अगर मिलता है और 50% से ज्यादा है तब उसको मिलेगा 9,000 रुपया, वो भी खुदा जाने कैसे मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रिमिनल नेग्लेक्ट है पूरे इस एस्टेब्लिशमेंट का, सिस्टम का, पावर्स दैट बी का, जो कि इस किसान की स्थिति को यथावत रखना चाहते हैं। इसमें हर पॉलिटिकल क्लास है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दिस पार्टी इज गवर्निंग द स्टेट और दैट पार्टी इज गवर्निंग द सेंटर। तो ये स्थिति है आपके किसानों की। क्या इसके बाद भी कुछ कहने की जरूरत है? मेरे ख्याल से हम सब लोग मिलकर इस पे सोचें कि इसको इमीडिएट रिलीफ दिया कैसे जाए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए मैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास आऊंगा। सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहे हैं वो, और हम उनके वक्त से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन प्रेमचंद जी, मैं आपसे इस बात का रहस्य जानना चाहूंगा कि हर साल 2052 लोग खेती छोड़ने को राजी कैसे हो जाते हैं जमीन होने के बावजूद? देखिए, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के समय क्या भाषण दिया था। आज देश की स्थिति क्या है? मर जवान मर किसान। लोगों को एक आशा जगी थी कि ये कुछ चमत्कार करने वाले पुरुष लगते हैं, कुछ बेहतर करेंगे। मोदी जी तो 10 महीने से है। अगर आज 10 महीने की स्थिति हम देखते हैं जनाब, मोदी जी तो 10 महीने से आ रहा हूं। देखिए, आप मेरे पास 35 मिनट के बाद आए, आप 35 मिनट के बाद मेरे पास आए, मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो फिर मुझे मत बुलाया करिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज जिस विषय पर हम यहां बैठे हैं, अगर हम एनके सिंह जी की बातों को हम इंडोर्स करते, इसको ऐड करना चाहते हैं कि राजनीतिक किए बिना, बिना आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम गेम किए बिना यह प्रयास होना चाहिए कि आखिर क्या वजह है, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या गैर बीजेपी शासित राज्य हो, कहीं भी किसानों को रिलीफ नहीं मिल रही है। तो इसके लिए क्या वहां की राज्य सरकार को अगर हम दोषी ठहराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आज यहां कुछ और बात कर रहे हैं उनके प्रवक्ता यहां बैठकर? तो मैं समझता हूं किसानों के हित के लिए वही सरकार बात कर सकती है जो किसानों को लेकर संवेदनशील हो। वो सरकार बात नहीं कर सकती है जो पूंजीपतियों के लिए संवेदनशील और जिम्मेदार हो।
आप अडानी को इमीडिएट रिलीफ देते हैं, हजारों करोड़ लोन देते हैं, और आपका अपना किसान मर रहा है, उसके लिए आप नियम कानून के फेरे में घुमा रहे हैं कि स्टेट ने हमसे मांगा नहीं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, और आप देख रहे हैं कि लोग रोज मर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये परिस्थिति बड़ी भयावह है। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कई बार कई जगहों का दौरा किया, किसानों की स्थिति को देखकर सोनिया जी ने आवाज बुलंद की है। आज किसान भूख से परेशान क्यों है? हम जिस लैंड एक्विजिशन एक्ट लाए थे, आज उसके बदलाव की जरूरत क्यों आ रही है? उसको बदलने पर यह सरकार क्यों आमादा है? बार बार अध्यादेश क्यों ला रही है? क्योंकि आपका माइंडसेट एंटी फार्मर है। वर्तमान मोदी से, इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो किसान विरोधी राजनीति कर रहे हैं। कहीं से भी उनके दिमाग में या माइंडसेट में प्रो फार्मर एटीट्यूड नहीं है, वो सिर्फ पूंजीपतियों की सोचते हैं और उनके माइंडसेट में ये सब नहीं है। तो सवाल है कि आज हम रिलीफ कैसे दें? आज राजस्थान के किसानों को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है? हरियाणा में क्यों नहीं मिल रहा है? पंजाब में क्यों नहीं मिल रहा है? महाराष्ट्र में सब जगह खुदकुशी हो रही है, और आप राजनीति कर रहे हैं कि हम रिपोर्ट आएगा तो हम देखेंगे। तो ये संवेदनशील मामला है। मैं समझता हूं इस पर सारे सरकार, केंद्र की हो, राज्य सरकार हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी को आगे आना पड़ेगा। सभी नियम कानून प्रावधानों को छोड़कर इमीडिएट ऐसा स्टेप लीजिए कि हम किसानों को तत्काल रिलीफ पहुंचाएं। उसमें कांग्रेस पार्टी साथ है सहयोग करने के लिए, हमारा ये मानना है। संबित, नहीं, मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को। देखिए, बुरा मत मानिएगा प्रेम जी, आप हमसे बड़े भी हैं, मगर जो पूरा हेल स्टॉर्म है, जो ओलावृष्टि है, जिसके कारण वर्षों तक किसानों की हालत खराब रही, वो आप ही हैं। अर्थात कांग्रेस इज द हेल स्टॉर्म विच डिस्ट्रॉयड द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। आप ही के कारण डिस्ट्रक्शन। ओलावृष्टि कांग्रेस को आती है कि सोनिया जी समझ नहीं सकती किसानों की परेशानी क्यों है, क्योंकि नहीं, एक सेकंड, क्या आप ही ओलावृष्टि है जिन्होंने देश को लूट कर किसानों की स्थिति को जानती है। और मैं बताता हूं, सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर नेता है, 100 गुना बेहतर किसानों और गरीबों की बात को। सोनिया गांधी जी कहां से किसानों के बारे में जानने की बताइए? इटली में कौन सा किसान रहता है, गरीब किसान, आप बताइए ना। क्या जिसको समझना चाहिए था राहुल गांधी, वो भी नहीं समझ पाए। और आपके लिए सबसे बड़ा किसान तो रॉबर्ट वाड्रा है। आप बताइए, सबसे बड़ा किसान सारी जमीनें आपने एक्वायर कर रखी है। आप क्या समझेंगे किसानों के दुख को? WTO में जाके गिरवी रख के आए थे किसानों को। इस देश को ये बताइए, WTO में जाके किसानों को गिरवी रख के आए थे। आप किसानों के बारे में 2011 का सेंसस देखिए, अब ये दोनों रुपए 2011 का सेंसस देखिए। दुर्भाग्यपूर्ण निराशाजनक स्थिति है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया। ये जो नियम लाए गए, कानून जो उनके सिंह साहब ने भी बताया, वो सारे उनके शासनकाल के हैं। इसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई, जिससे पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद थी, उसके एजेंडे में किसान है ही नहीं। अभी भी उस नियम को, आप इतने पढ़े लिखे लोग हो, उस नियम को, चलो कांग्रेस ने जो किया वो किया, हम सब मानते हैं उसको उसका दंड मिल गया, लेकिन बीजेपी को उम्मीद और आशा के जो किया सो किया क्यों? आप इसलिए वोट किया बीजेपी को। किसान नेता उनको दोषी मान के आपको चुन लिया। आपकी जिम्मेदारी थी। ये पहले आप बताइए, एजेंडे में किसान नहीं है, आपको मालूम नहीं। आप उस भैया का 14 हमें मत बताइए। आप इतने वर्षों तक चुप थे और आप बोल रहे हैं जो किया सो किया कांग्रेस ने, उसको छोड़ दीजिए। अरे आप क्यों एजेंट बने हुए? आपसे ये बताइए, एजेंट बने हुए एक इंजन वो किसके समय का है? आप कहाँ बैठे थे अब तक? हम तो बदल रहे हैं, मगर आप दोनों चुप क्यों बैठे थे? आप दोनों तीनों, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार, अरे राजपाल जी, और चाहे बीजेपी, राजपाल जी, तीनों सरकारों को मोदी जी भुगतना पड़ेगा। किसानों का जो अंदर से जो दर्द निकल रहा, ये दर्द आपको राजपाल जी, ऐसा पड़ेगा, आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 10 वर्षों तक इस कानून में बदलाव क्यों नहीं चाहते थे कि 9,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा प्रति हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड के लिए? अब तक चुप क्यों बैठे थे? बदलाव कौन ला रहा है? बदलाव मोदी जी की सरकार ला रही है ना। अगर आप बोल रहे हैं जो था वो भूल जाइए, अरे कोई हर बार आवाज नहीं उठाते हैं।
आपने अभी कहा आप क्यों भूल जाए उसे? आप बच नहीं 4,500 नॉन इरिगेबल चाहता हूँ प्रेमचंद मिश्रा जी ने रखा था, पार्टी के नेता ये बताएं एक काम करेंगे क्या? आज लक्ष्य ये है, आज बात केवल इतनी है कि किसान मर रहा है, किसान को बचाना है। आप लोग वहां बैठे बैठे अपनी जो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल गलत है। किसान को बचाने का क्या कर रहे हैं आप? मैं इतना कहूंगा, संबित जी आपसे भी कहूंगा, मोदी जी वो शख्स है, मोदी जी वो शख्स है की हालत भूटान में जाकर, नेपाल में जाकर उन्होंने दया दिखाई, अपनी दृष्टि दिखाई और वहां पर उन्होंने हजारों करोड़ दिए क्योंकि वहां के लोगों को फायदा हो। वही हम मानते हैं मोदी जी का दिल यहां भी पसीचेगा, किसानों के लिए पसीचेगा, क्योंकि किसान को यहां पर भी हजारों करोड़ मिलेंगे। हम ये चाहते हैं आपसे, आज गौरव भाटिया हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हम एक चीज चाहेंगे, आज जो किसान को बचाने का काम है, जब आज खरीद होगी उस गेहूं की, उसमें मानक आपको कमजोर करने पड़ेंगे। आपको वो खरीद के लिए डिजास्टर रिलीफ फंड में जो डिजास्टर रिलीफ फंड अच्छा, मुझे रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पास में क्लोजिंग कमेंट के लिए सबके पास आऊंगा। लोगों के सवाल पर सभी दरों में सन्नाटा क्यों छा जाता है? कारण देखिए, कारण बड़ा सीधा सा है कि आप इमीडिएटली किसान एक कलेक्टिव बार्गेनिंग वो नहीं एंटिटी नहीं बन पाया है आज तक इस देश में। जिस दिन वो एक सॉलिड एंटिटी बन जाएगा पॉलिटिकल बार्गेनिंग का, उस दिन ये लोग सजदा करने चले आएंगे। सबसे ज्यादा तो किसानों को ही पटाया जाता है। नहीं, वो तो स्टेटमेंट्स में, लेकिन हकीकत यह है कि किसान कहीं वो जाति में बटा हुआ है, ग्रुप में बचा हुआ है, किसान नहीं बच पा रहा। मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि इमीडिएटली आप तो जब तक आप लड़ रहे थे पॉलिटिकली, आपको मालूम नहीं कि 2 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आज 48 मिनट हो गया इस डिबेट को, 2 किसान आत्महत्या ऑलरेडी कर चुके हैं। आप जरा सोचिए, इन पैरामीटर्स को लोअर कीजिए। जो आपने 14% रखा है मॉइस्चर, इसको 18% इमीडिएटली करिए, ये सबसे बड़ी जरूरत है। आप 50% को डाइल्यूट करिए, इसको 20% तक ले आइए और तब उनको देना शुरू कीजिए। कॉफर्स खोलिए अपने, और आपके पास जीडीपी वॉल्यूम इस समय बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि आप देने में दिक्कत होगी। अगर आप 5.5 लाख करोड़ दे सकते हैं इंडस्ट्रीज को, तो इन किसानों को 1 लाख करोड़ दे देंगे तो कोई कयामत बर्पा नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग बैठ के ये फैसला करें, अपने अपने पार्टीज के हेड को बताएं कि नहीं, हकीकत यह है कि इमीडिएटली ये पैरामीटर्स लोअर करें ताकि किसानों को मिले, वरना ये खत्म हो रहा है। गौरव से कमिटमेंट लेते हैं। गौरव, एक लाइन में, क्या आपकी सरकार ऐसा करेगी? मेरे पास 30 सेकंड बचे। दीपक जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनके सिंह जी की बात से। 200 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने अपने कोष से दिया है और 500 करोड़ रुपए हम लोग अपने कोष से और देंगे। लेकिन 25 मार्च को प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 750 करोड़ की और मदद मांगी थी उत्तर प्रदेश के लिए। आज तक केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया है। वो जरा सही रिपोर्ट, नुकसान का आकलन सही करना है। 2000 राहत मिलने की बात है, राहत की बात करो, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करो। क्यों नहीं दे सकते? पूरी बहस आपने आरोप प्रत्यारोप में निकाल दी। अपने डीएम को बोलो आपका वो उसका नुकसान का आकलन ठीक 500 करोड़ जो प्रदेश सरकार दे रही है वो राहत ही की बात हो रही है। तो आकलन नहीं पहुंचा, जो मैंने बात कही, हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हम लोग तो मदद करेंगे ही किसानों की। बट केंद्र सरकार को सामने आके अपने कोष से रुपया देना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। ये बात कह रहा हूं मैं। गौरव, आज किसानों का भला आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आज पहले भूमि अधिग्रहण लाए। गौरव, उसको छोड़ो, उसको छोड़े। उससे आप जमीन ले रहे हैं किसानों की और आज उनको मदद भी नहीं कर रहे हैं। मैं केवल एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, भाजपा से, सपा से, कांग्रेस से, जहां जहां सरकारें हैं, आज किसान आईसीयू के अंदर है, उसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। ये मत करिए कि आंकलन करेंगे वगैरह करेंगे। और भाजपा और सपा और जितनी सरकारें हैं अभी, आज की तारीख में, जैसे एनके सिंह साहब ने कहा, मॉइस्चर जो गेहूं आप बिकेगा वो 14% में नहीं आने का, 18-20% करना पड़ेगा। जो सुकड़ा हुआ ग्रेन बन जाता है, जो काला हो रहा है, उसको भी लेना पड़ेगा, वरना किसान का जो बचा है वो 600 रुपए में बिकेगा तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये आपसे गुजारिश है। मोदी जी ने मन की बात में 22 तारीख में कहा था मार्च को कि किसान को फायदा होगा, उसका भरपाई करेंगे हम। आज 20 दिन हो गए। मैं उम्मीद करता हूं जैसे अडानी को ऑस्ट्रेलिया में 6000 करोड़, भूटान को, नेपाल को उन्होंने दिल खोला है, वहां किसानों के लिए भी दिल खोलेंगे। ये उम्मीद के साथ मैं यहां से जाता हूं किसानों के लिए। चलिए, इसी नोट पर हम इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही।
क्योंकि हम चाहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और किसानों की उम्मीद कम से कम जाया न जाए, क्योंकि ये हमारे असली में अन्नदाता हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।